नमस्कार। आज हम लोग जीएस मिल का अध्ययन करेंगे और जीएस मिल के दो वीडियो में हम लोगों को अध्ययन करना है। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मिल की स्वतंत्रता का अध्ययन किया और दूसरे वाली वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिनिधियात्मक शासन की क्या विशेषताएं हैं। इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाए तो आसानी समझ में आ जाएगा। बेंथम ने कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी अधिकतम व्यक्तियों को जहां अधिकतम आनंद आ रहा वो कानून बना दिया जाएगा, अर्थात बहुमत का एक शासन लागू हो जाएगा। बहुमत के नियम लागू हो गए, जो अल्पसंख्यक है उनका अवहेलना कर दिया जाएगा। इस पर आपत्ति है मिल को कि अल्पसंख्यकों का भी अपना एक हित होता है, उनका भी हित होना चाहिए। उस पर उसने फार्मूला दिया है, उसी फार्मूले को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व की बात करता है। तो फर्स्ट वैल्यू में हम लोगों ने स्वतंत्रता पर अध्ययन किया मिल का, और दूसरे वाले में रिप्रेजेंटेशन पर अध्ययन करेंगे। ये क्या कहता है प्रतिनिधित्वात्मक शासन की विशेषताएं में? कहता है कि बहुमत का शासन, जब हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख संबंधी कानून बनाते हैं तो बहुमत का शासन हो जाता है। यानी बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुमत से संतुष्ट न हो, तो आखिर उनका क्या होगा, कानून तो लागू हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण से देखिए, जैसे मान लीजिए अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख संबंधी कानून बना दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा, उसका बगावत आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई ऐसा डिश बनाया जाता है, ऐसा खाना बनाया जाता है कि जो बहुमत वाले उसको पसंद करते हैं, एक व्यक्ति उससे नफरत करता है। मान लीजिए कि नॉन वेज बहुत से लोग पसंद करते हैं, और एक दो व्यक्ति ऐसे हैं, चार व्यक्ति ऐसे कि नफरत करते हैं। तो बेंथम के कानून के हिसाब से सबको खाना होगा, चाहे वो बहुमत हो चाहे अल्पसंख्यक हो। ये मिल कहता किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कानून सबके लिए होना चाहिए, कानून का ध्यान सबके लिए होना चाहिए। कुछ दिव्यांग हैं, उनके लिए अलग कानून होता है। बहुत सारी चीजें होती है जो अलग अलग कानून, क्योंकि कहते हैं समान लोग साथ समान व्यवहार, असमान लोग साथ असमान व्यवहार। ये प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है। लेकिन अगर हम बेंथम की बात करते हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम संबंध सुख संबंधी कानून, तो कहीं प्रोटेक्शन की बात नहीं करता है। तो यहां पर बहुत बड़ी कमी निकल के चली आती है। उस कमी को दूर करने के लिए बीड़ा उठाता कौन? बीड़ा उठाता है जीएस मिल। क्या कहता है इसको देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, दुनिया का किसी भी लोकतांत्रिक देश में यही सब पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चाहे खाना पीना हो, चाहे रहन सहन हो, कहीं भी पूरा समझ में आ जाएगा। खाने पीने की बात मुझे आई, घर में ही आप देखे होंगे, अपने ही घर में अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम की बात किया जाए, मान लीजिए मर्चा ज्यादा डाल दिया जाए, अधिकतम व्यक्ति पसंद करते हैं। कोई बच्चा भी पैदा हुआ है अभी, अब कहे कि कानून सबके ऊपर लागू होगा तो उसके ऊपर लागू कर देंगे, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अभी बहुत बड़ा नहीं है, मर्चा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, आप मर्चा खिला देंगे तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। तो वही वो पकड़ता है पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे घर के लिए। कैसे पकड़ता है इसको जरा देखिएगा। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, जैसे आप भारत से ही तुलना कर सकते हैं, भारत भी लोकतांत्रिक देश है, और ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, और तीनों जब मिल जाता है तो इसको संसद बोलते हैं, इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। इसी फिगर से मिलता जुलता लगभग पूरे विश्व में है जो लोकतांत्रिक देश है। इसको लोकप्रिय हाउस बोला जाता है, और लोकप्रिय हाउस में जो बहुमत सिद्ध कर देगा वही सरकार का निर्माण करता है। अब दुनिया का कोई देश हो तो भारत का रखा गया है। एक उदाहरण समझते हैं, मान लीजिए लोकप्रिय हाउस है। ये लोकप्रिय हाउस में 400 सीटें हैं, और ए और बी दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। ए को मिलता है 201 सीट और बी को मिल जाएगा 199 सीट, यानी 2 सीट पा करके, 2 सीट कम पा करके ये 100% सरकार बनाने से वंचित हो जाता है। और 2 सीट अधिक पा करके कौन पाया है? ए पाया है,
और यहाँ पर सरकार का निर्माण कर लेता है, यानी 100% देश के संसाधन के ऊपर नियंत्रण किसका हो गया? ए पार्टी का हो गया। और बी क्या हो गया? पूरी तरीके से वंचित हो गया, पूरी तरीके से बाहर हो गया। क्या उचित है? कहता नहीं, क्योंकि अगर 201 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है तो ये भी 199 क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन ये भी करता है, इनको तो विकास करना है, तो यहां भी कमी है। तो कहता है क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर ए ने सीट ज्यादा प्राप्त किया है तो उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए सरकार के निर्माण में। बी ने अगर कम किया है तो कम होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए दोनों का। अगर 3 है तो तीनों का, 4 है तो चारों का, 5 पार्टी तो पांचों का, क्योंकि वो भी जीत करके आए, वो भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर ए ज्यादा है तो ये ज्यादा ले ले, बी कम है तो बी कम ले ले, इस प्रकार की बात करता है। लेकिन ये हर जगह नियम लागू नहीं होगा। बात तो इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख संबंधी कानून बना दिया जाएगा तो अल्पसंख्यक का घुटन महसूस करेंगे, लेकिन ये हर जगह ये लागू नहीं होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसको कहता है कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको जितना अनुपात है उसी हिसाब से अपना वो सीट ले ले, उसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता यही है, मिल ही है, जेएस मिल ही है। ये कई बार सवाल पूछे गए हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या सुरक्षा होती है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होती है। अगर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित संबंधी कानून होता, यानी बहुमत का शासन होता, तो यह हित बहुसंख्यक का होता, अल्पमत का नहीं होता। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व से ये भी सवाल पूछे गए हैं, किसका हित होता है? अल्पसंख्यकों का हित होता है। इससे क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से जो बहुमत की निरंकुशता है उस पर नियंत्रण होता है। और क्या होता है? अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा होती है। यहां पर हेयर प्रणाली, मिल ने हेयर प्रणाली का समर्थन किया था। हेयर प्रणाली क्या है? हेयर एक नाम है, एक विद्वान का नाम है, उसने फार्मूला दिया था आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए। उसने फार्मूला दिया था। क्या फार्मूला? डाले गए कुल वैध मतों का योग बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। वो फार्मूला दिया था हेयर ने, और इसी फार्मूले को मिल समर्थन करता है। ये फार्मूला कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी करता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी करता है। और क्या कहता है? मिल कहता है कि मेरे गुरु ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाना चाहिए। मिल कहता कतई एक नहीं गिना जाना चाहिए। क्यों? समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो काफी समझदार होते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं मूर्ख टाइप होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाएगा तो उचित नहीं होगा। तो क्या कहता है? पहली बात, जो पढ़े लिखे कम लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। जो अशिक्षित है उनको वोट डालने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। और कहता है जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं के द्वारा शासन किया जाना चाहिए, वही लोगों की। तो शासन किसके द्वारा होना चाहिए? पढ़े लिखे लोगों द्वारा होना चाहिए। कहता है ये भी पढ़े लिखे लोगों में भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है। तो क्या कहता है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यहां पर अगर शासन करना है, शासन सत्ता में जाना है, तो कौन जाएगा? अनपढ़ नहीं, मूर्ख नहीं, गंवार नहीं, बल्कि कौन जाएगा? पढ़े लिखे लोग जाएंगे। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में भी कम पढ़े लिखों लोगों का वर्चस्व न स्थापित हो जाए ज्यादा पढ़े लिखे लोगों पर, तो कहता है क्या? मतभार की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुल मतदान की व्यवस्था होना चाहिए, मतों को गिनना नहीं तौलना चाहिए। बेंथम ने क्या करना कहा था? मतों को गिनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। और यहां पर कहता है नहीं, गिनना नहीं तौलना चाहिए। कोई पीएचडी वाला है उसका मतभार ज्यादा होना चाहिए, पीजी वाला उससे कम ऐसे बढ़ना चाहिए। नीचे से करेंगे तो मान लीजिए मानक बना दिया गया, शासन सत्ता में वही जा सकता है जो कम से कम हाई स्कूल पास हो, यानी वोट वही डाल सकता है जो कम से कम हाई स्कूल पास हो। फिर उसके बाद मतभार कर दिया जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार से बनाया जाता है, जो हाई स्कूल पास है मान लीजिए उसको 10 वोट का अधिकार दे दिया गया, जो इंटर पास है उसको 20 कर दिया गया, जो ग्रेजुएशन है उसको 50 कर दिया गया, जो पीजी है उसको 100 कर दिया गया, जो पीएचडी है उसको मान ले 1000 कर दिया गया। ये मतभार हो गया। अब देखिए
यहाँ पर 10 वोट, यहाँ पर 1000, एक ही व्यक्ति यहाँ पर 10 वोट, एक ही व्यक्ति यहाँ पर 1000 हो गया। ये मैं एक उदाहरण समझा रहा हूँ, बाकी कोई भी हो सकता है, मतभार को केवल समझिए, वो तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो बेंथम ने कहा था मतों को गिनना चाहिए, तौलना नहीं चाहिए। उसका शिष्य मिल कहता है नहीं, गिनना नहीं, तौलना चाहिए, क्योंकि वैल्यू किसी की ज्यादा होती, किसी को कम होती है। और क्या कहा, ओपन बैलेट होना चाहिए, खुला मतदान होना चाहिए। आजकल गोपनीय मतदान है। हाँ, थोड़ा सा इस पर मैं बता देता हूँ, मतभार भारत में लागू नहीं है। दुनिया के अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश है मतभार लागू नहीं है। क्यों लागू क्यों नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति को वैल्यू बराबर ही समझी जाती है तकरीबन, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि मेरे लिए कौन सा नेता हितकारी हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, इतनी समझ है। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जो मेरा कैंडिडेट है कितना हितकारी समाज के लिए मेरे लिए है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का वोट समान कर दिया गया। भारत में समान है, मतभार लागू नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या कहता है, खुला मतदान। अक्सर लोकतांत्रिक देश में खुला मतदान नहीं होता, गोपनीय होता है। गोपनीय क्यों किया जाता है? मान लीजिए प्रधानी का इलेक्शन हो रहा है, प्रधानी में 5, 7, 10 लोग खड़े होते हैं, तकरीबन सब लोग अपने ही होते हैं। अगर ओपन बैलेट कर दिया जाए तो वो समझ जाएंगे फला व्यक्ति हमको वोट नहीं दिया है, तो दुश्मनी हो जाएगी। जब गोपनीय कर दिया जाता है तो पता ही नहीं चलता किसको दिया किसको नहीं दिया। और मान लीजिए और ऊपर वाले स्तर से ले जाते हैं, विधायक सांसदी वाला कोई गुंडा बदमाश आ गया और ओपन कर दिया गया, आप वोट डालने जा रहे हैं, बताइए कैसे बगावत कर सकते? गोपनीय रहेगा तो किसी को ठोक देंगे जा करके, पता नहीं चलेगा किसको वोट डाले। कसम दिलाने थोड़ी आ रहा है, कसम दिलाने आता तभी लोग कसम खा जाते हैं, तुम्हारी कसम। फिर जो भी हो, बड़ी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए बनाया गया है क्या, गोपनीय मतदान। भारत में गोपनीय मतदान लागू किया गया है। भारत में लगभग प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में खुला मतदान नहीं, गोपनीय किया गया लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि अपने अनुसार वो निर्णय ले सके बिना भय, बिना पक्षपात के। और क्या कहता है मिल, जो महिला है इनको मत डालने का अधिकार होना चाहिए। महिला को पहले मत डालने का अधिकार होता ही नहीं था, कहा जाता था क्या ये अक्षम है, वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मिल कहता है अगर अक्षम है तो इनको और भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अक्षम समझ रहे हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इनको वोट डालने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। इस तरीके से बात करता है वो। तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व संबंधी सिद्धांत दिया है, और यही से पूरे के पूरे उसके सवाल हल हो जाते हैं। अगर यहाँ से कोई सवाल आते हैं, मैं इसमें महत्वपूर्ण सवाल आपको याद दिला देता हूँ। कौन महत्वपूर्ण है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कौन है? तो जीएस मिल है। आनुपातिक प्रतिनिधि से किसकी सुरक्षा होती है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होती है। हेयर प्रणाली का समर्थन क्या मिल ने किया था? हाँ बिल्कुल किया था। ये क्या कहता है? मतों को गिनना नहीं, तौलना चाहिए। फिर क्या कहता है? बहुल मतदान का समर्थन की बात करता है, ये भी महत्वपूर्ण है। गुणात्मक मतदान का समर्थन करता है। और शिक्षितों को कहता वोट डालने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, वोट डालने का अधिकार केवल पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए। ओपन बैलेट होना चाहिए, खुला मतदान होना चाहिए, और महिला मताधिकार का समर्थन। ये पॉइंट देखिए उसके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इसको देख लीजिए, यही से पूरे सवाल आपके हल हो जाएंगे। आगे हम लोग सीरीज में देखते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।